हिंदी साहित्य की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ कथाकार उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी मैडम जी। तो शुरू करें कहानी। मैडम जी। उसे नौकरी में आए हुए महज 1 साल हुआ था, लेकिन वो सबके बीच इस तरह घुल मिल गया था मानो वर्षों से यहीं रह रहा हो। सबसे अदब से बात करना, सबकी बात सुनना, मानना, दौड़ दौड़ कर सबके काम करना उसके स्वभाव में था। जी मैडम, जी सर, जी भैया, आप मेरी मालिक हैं, आप मेरी दाल रोटी चलाती हैं, आपसे मेरा घर चलता है, जैसे वाक्य वो दिन में 2-1 बार जरूर बोलता या दोहराता था। उसकी आदतों, स्वभाव, बातचीत करने ने भी सबको प्रभावित कर लिया था। वैसे खाने में वो इतना चूजी कि 56 भोग सामने रख दो, खाना तो दूर छूता तक नहीं था। अपने लाल रंग के टिफिन में रखे भोजन में ही उसका मन रुचता था। हाँ, पानी की बोतल हमेशा भरी रहती। उसकी साफ सुथरी प्रेस की हुई पैंट शर्ट उसके दुबले पतले शरीर पर अलग से चमकती नजर आती थी। शराब तो नहीं पीते? नहीं मैडम, शराब, बीड़ी, पान कुछ नहीं खाता। हाँ, गुटखा जरूर खाता हूँ। गुटखा खाना बंद करो, मुंह का कैंसर हो गया तो? ये उनकी अंतिम चेतावनी थी। कैंसर शब्द सुनते ही वो बुरी तरह चौंक पड़ता, उसका चेहरा लटक जाता। मैडम जी, शुभ शुभ बोलिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी माँ जीवन भर से तंबाकू खा रही हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। समझाना सलाह देना मेरा काम है, मानना न मानना तुम्हारा काम। जी मैडम, निश्चिंत रहिए, वो आश्वस्त करता। ये तो अच्छा है। पहले वो गाड़ी चलाते हुए गुटखा मुंह में भरे रहता था। हाँ हूँ में जवाब देता या जहाँ ट्रैफिक लाइट पर गाड़ी रुकती वहीं पिच्चे से थूक देता। पर जब उन्होंने 2-4 बार टोका तो उसने गाड़ी चलाते समय गुटखा खाना बंद कर दिया था। आते ही बाल्टी भरकर वो पानी लाता और गाड़ी को ऐसे साफ करता मानो बच्चे को नहला रहा हो। एक दाग गाड़ी में नहीं दिखाई देता। गाड़ी चलाने के पहले वो अपने भगवान के सामने मत्था टेकता। समय का इतना पाबंद कि घर की घड़ियां आगे पीछे हो सकती हैं, पर मनोज की अपनी घड़ी ब्रह्मांड की घड़ियों से मेल खाती थी। उन्होंने देखा ऑफिस के बाहर उन सबका एक छोटा सा ग्रुप बन गया था। सब एक साथ चाय पीते, खाना खाते। भरी भीषण गर्मी में वे सब पेड़ के नीचे बैठे रहते या कई बार गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो अपनी सीट पर मोबाइल पर गेम खेलता रहता। किसी की बातों या बहकावे में आकर कोई बुरी आदत मत सीखना, हर दूसरे तीसरे दिन वे उसे नसीहत देती। इन बातों के अलावा उन्हें हमेशा डर बना रहता कि कहीं वो गाड़ी के कल पुर्जे न बेच दे या पेट्रोल में घपलेबाजी न कर दे, या गाड़ी का जब भी वो कोई काम बताता तो उन्हें लगता जरूर ये काम वो पैसे मारने के लिए करवाना चाहता है, इसकी मिली भगत है। मैडम आप चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा, वो अपनी टूटी फूटी भाषा में कहता। आप मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं परिवार वाला आदमी हूँ। कहने को तो सब कह देती, आश्वासन ले लेती, मगर मन में हमेशा एक ही खुटका लगा होता। कहीं गाड़ी बाहर लेकर तो नहीं चला गया, कहीं डीजल डलवाने में बेईमानी तो नहीं कर रहा। वो टायर बदलवाने की बात करता या कवर डलवाने की या शॉकअप बदलवाने या सर्विस करवाने। हर बार मन में यही आता कि ज़रूर पेट्रोल पंप वालों से, सर्विस सेंटर वालों से इसकी सेटिंग होगी। बार बार फ़ोन करती या झूठ मूठ कह देती कि इतने बजे बाज़ार चलेंगे या कुछ मंगवाने के बहाने उसकी उपस्थिति चेक करती। ड्राइवरों के बारे में सुने किस्से याद आने लगते। और इधर मनोज सारे ड्राइवरों का मुखिया बन चुका था। खाने के समय यदि वो कहीं होता तो फ़ोन आ जाता, सभी ड्राइवर उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते, या कभी मनोज नहीं आता तो बाकी ड्राइवर खोज खबर लेते, क्यों नहीं आए मनोज भाई, या सब ठीक तो है। मनोज और बाकी ड्राइवरों की बैठक जमती और सब अपनी अपनी बातें सुनाने को उतावले हो उठते। अपने भरे हुए मन को वे इसी बैठक में उड़ेलते थे। और बताओ मनोज भाई, मालिक की कृपा है, आज लेट हो गए? मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल गए थे, डॉक्टर ने कितने तो टेस्ट लिख दिए थे, बेचारी अकेली भाग दौड़ करती नहीं, अभी 5-6 बार और जाना पड़ेगा। मेरी मैडम का टेस्ट करने तो घर पर ही एक बंदा आ जाता है, ब्लड सैंपल ले जाता है, तुम अपनी मैडम को भी बता देना। मेरी मैडम तो बढ़िया मस्त है, पूरे समय खुद हंसती रहती है और सबको रुलाती रहती है। घर में भी उनका बड़ा रुतबा है, मजाल कि कोई कुछ बोल दे या उनकी बात काट दे। बाइयाँ तो थर थर काँपती हैं, जब गुस्से में आती हैं तो बर्तन तक पटक देती हैं। सब्जी में नमक कम हो जाए तो तब तक नहीं खाती जब तक कि बाई को बुलवा कर नमक न डलवा दें। कंजूस इतनी कि एक कप चाय नहीं देती।
आम की डगालें लदी हैं पर एक आम नहीं ले सकता कोई। एक बार कुछ बच्चे दीवार फांद कर आ गए थे तो पुलिस में चोरी की शिकायत कर दी थी। इस मामले में मेरी मैडम बड़ी दयालु हैं। कोई भी खाने पीने की चीज़ें लाती हमेशा देती हैं। घर में कोई पूजा पाठ हो या बर्थडे पार्टी, बच्चों और पत्नी को भर भर सामान देती हैं। मैं कभी भी पैसा मांगूं कभी मना नहीं करती। हाँ, देने के पहले पूरी खबर लेती हैं कि किस लिए चाहिए, कितना कर्ज हो गया है, कैसे चुकाओगे। ये सब कपड़े उन्हीं के दिए हुए हैं। अरे वाह, तू भाग्यशाली है। मेरी मैडम तो रुला रुला कर पैसे देती हैं। एक एक दिन का पैसा काट लेती हैं। कभी 2 पैसे ज़्यादा नहीं ले सकता कोई। खुद इतनी शॉपिंग करती हैं कि एक गाड़ी कम पड़ जाती है। घर में साहब के घर वालों को घुसने नहीं देती। कोई एक दिन आकर रुक नहीं सकता। गाड़ी से कोई हाथ नहीं लगा सकता। सारा हिसाब किताब अपने हाथ में रखती हैं। साहब अच्छे विभाग में हैं। त्योहारों के दिन, नए साल में इतनी गिफ्टें आती कि दीवार तक लाइन लग जाती, पर मैडम के हाथ से एक बिस्कुट नहीं निकलता। कहते हैं करोड़ों की कमाई है साहब की। नोटबंदी के दौरान कितना पैसा निकला था। रात रात भर गाड़ियां आती जाती रही थीं। लोगों की लाइन लगी थी पैसा जमा करवाने और बदलवाने के लिए। इतना पैसा है पर इनके हाथ से कोई 1 रुपया नहीं निकलवा सकता। मैं तो कसम से इतना मजबूर हूँ कि कल नौकरी छोड़ दूँ, पर जानता हूँ बिना नौकरी के मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसे पापी लुटेरों का चेहरा देखने का धर्म नहीं है। अदील का चेहरा तमतमा उठा। वो घृणा तथा गुस्से से दलदला रहा था। अरे भाई, हमारी मैडम के घर के भीतर जाकर देखो, तब असलियत पता चलती है। हम तो बाहर ही रहते हैं, अंदर जाने की हमें अनुमति नहीं है। मैडम को लगता है जिस घर में जवान लड़कियां हों वहाँ बाहर के लोगों को अंदर नहीं घुसना चाहिए। उन्हें क्या बताएं कि उनकी लड़की क्या गुल खिला रही है। स्कूल और ट्यूशन जाने के बहाने न जाने कहाँ कहाँ जाती है। जैसे ही मैं ट्यूशन पर छोड़कर आता वो किसी लड़के के साथ बाहर चली जाती। स्कूल न जाकर कहीं और निकल जाती। पूरे समय फ़ोन पर बात करती रहती है। और तो और बियर की बोतलें खरीद कर बैग में छुपा कर लाती है। उसे लगता है मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, पर मेरी निगाहों में सब रहता है। सब अपने में मस्त। साहब देर रात लौटते हैं, दारू पीकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। मैडम उनसे भी ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चीखती हैं। बेटा है तो किसी और के घर में पड़ा रहता है, उसे किसी लड़की ने बंधक बना कर रखा है। ऐसा पैसा भी किस काम का कि अपनी औलादें ही अपने हाथ में ना हों। मुकेश ने अपनी आंखों देखी कहानी और परेशानी बयान की। देखो भाई, सब कुछ घर की औरतों पर निर्भर करता है। मेरी मैडम को देखो कितना ध्यान रखती हैं। नियम से बच्चों को फ़ोन करना, उनके हालचाल जानना, उनके लिए सामान बनाना, भेजना, एक एक काम खुद करना। जब आप बच्चों के लिए करेंगे, सोचेंगे तो बच्चे आपको क्यों नहीं चाहेंगे, क्यों नहीं बात सुनेंगे। हाँ, हमारे साहब एकदम उल्टे स्वभाव के हैं। ड्यूटी से लौटकर आते ही कमरे का एसी चलाया, कपड़े उतारे और जो लेटे तो दूसरे दिन ही उठते हैं। अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पीते। पलंग पर ही खाना, चाय, नाश्ता सब चाहिए। बेडशीट नीचे लटक रही है तो लटकती रहेगी। पलंग के आसपास गंदगी का ढेर लगा देंगे। जब मैडम लौटकर जाएंगी तब आसपास पड़े गिलास, कटोरी, फलों के छिलके, उतारे हुए कपड़े उठाएंगी। बीच में उनका भाई आता है। बढ़िया मस्त दोनों एसी में पड़े मौज करते रहेंगे। जैसे ही मैडम पहुंचती वो चला जाता। साहब का व्यवहार मैडम के प्रति भेदभाव भरा है। उन्हें बस अपनी बहन की चिंता रहती है, मैडम की नहीं। जैसे ही मैडम घर पहुंचती साहब हुक्म बजाने लगते। 1 कप चाय बना दोगी, साथ में कुछ तल भी देना। दिन भर से पड़ा पड़ा बोर हो गया, खाना भी नहीं खाया गया। खा लेते, चले जाते। तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है, कोई और काम तो है नहीं। तुम कौन सी कमाई करके आ रही हो। तुम 4 महिलाएं मिलकर जितना काम करती हो, मैं अकेला आदमी उतना काम करता हूँ। और जो साहब सुनाना शुरू करते सुनाते ही जाते। उन्हें कभी दया नहीं आती कि मैडम 3-3 आदमियों बराबर काम करती हैं। घर बाहर के वे काम जो आदमी लोगों को करना चाहिए वो काम भी मेरी मैडम करती हैं। बीच बीच में अस्पतालों के चक्कर लगाना सो अलग। नाते रिश्तेदारी भी वही निभा रही हैं। साहब पड़े पड़े पलंग तोड़ते हैं और एक बार तो मैं देखकर दंग रह गया। मैडम हॉस्पिटल में एडमिट थीं और घर पर तीनों भाई बहन भजिया तलकर खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे तो लगा ये तीनों मैडम के मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैडम मरे और उनकी पेंशन और घर पर इन सब का कब्जा हो। तब से साहब मेरे दिल से उतर गए। मैंने भगवान से मैडम के लिए प्रार्थना की। मैडम धीरे धीरे ठीक होकर घर आ गईं। तब भी साहब खुश नहीं हुआ। कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है यहाँ पर।
उनके बच्चे बहुत ज़्यादा चाहते हैं, फ़ोन करके पूछते रहते हैं, मुझसे कहते कि मनोज तुम माँ का ख्याल रखना। सब लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं चाहूँ तो कितने ही पैसे मार सकता हूँ, पर मारता नहीं हूँ। मैडम को धोखा देना भगवान को धोखा देना है। मनोज की आवाज़ भर्राने लगी, गला भर आया। सचमुच वो अपनी मैडम का बहुत ख्याल रखता है। पांचों के बीच खामोशी पसर गई। कोई कुछ नहीं बोला। वे अपनी अपनी मैडम की बातों के बहाने अपनी तकलीफ़ें भी शेयर कर लिया करते थे। हर रोज़ होने वाली बैठक उनके जीवन की अभिन्न हिस्सा थी। अरे भैया, मेरी मैडम जी की तो बात ही ना पूछो। हर रोज़ नई साड़ियाँ जेवर पहनने वाली मैडम सब्जी वाले, फल वाले और दुकानदारों से ऐसी बार्गेनिंग करती हैं कि सामने वाला शर्मिंदा हो उठता है। आखिर किसके पेट पर लात पड़ती है? गरीब आदमी के ना। और तो और रद्दी तक स्वयं तुलवाती हैं। तभी तो मैं कहता हूँ कि 200-400 रुपये मारने से कुछ नहीं जाता। भैया, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। सबका स्वभाव, सबकी आदतें और प्रकृति अलग होती है। किसी को बताना नहीं, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा सुना है कि हमारी मैडम अपने पति को छोड़ चुकी हैं और घर में रहने वाला आदमी उनका मित्र है। आजकल चलन चल रहा है आदमी औरत का बिना शादी किए साथ में रहना। कुछ वैसा ही मामला है। रात में खूब शराब पीती हैं, सुबह देर से उठती हैं, नशे में रहती हैं, तभी तो लेट आती हैं। यार, हमें क्या करना है किसी के घर के भीतर झांकने से? हम लोग तो अपनी ड्यूटी करें, बस यही अच्छा है। कई बार मेरी मैडम अपना पर्स छोड़कर चली जाती हैं, नोट भरे रहते हैं, कई बार जेवर रखे रहते हैं। तो भैया, अपना तो एक ही सिद्धांत है कि अपना ईमान अपने साथ रखो, उनकी धन दौलत उन्हें मुबारक। तुम्हें कैसे मालूम? दिखते हैं ना, गड्डियाँ की गड्डियाँ निकाल कर खरीदारी करती हैं। बड़े बड़े नेताओं का आना जाना है इनके घर में। घंटों उनकी मीटिंग चलती है। देर रात एक ना एक को छोड़ने जाना पड़ता है, पर दिल की अच्छी हैं, मुझसे खुश रहती हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है इन बातों के बारे में सोचने से। बड़े लोग हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी रोजी रोटी चलती रहे बस। अशोक ने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए कहा, तू कल क्यों नहीं आया था? कल तेरी मैडम ऑटो से आई थी, बेचारी खुद सामान लेकर जा रही थी। हाँ, क्या साहब छोड़ने नहीं आए थे? कल संडे था ना, मेरे घर में बहुत काम रहता है, एक इतवार ही तो मिलता है, इसलिए नहीं आया था। नहीं, लौटी भी ऑटो से, मैं तो वहीं खड़ा था। यार, इतना तो तुम्हें करना चाहिए। हम लोग कितनी बार पहले चले जाते हैं, एक आध बार इमरजेंसी आ जाए तो आना चाहिए। हमारी मैडमों के अलावा हमारा है भी कौन? तूने 100 बात की एक बात कर दी। तो आया क्यों नहीं? पर मैडम ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं था। चलो, आगे से ध्यान रखूंगा। और सुनाओ, तेरा मुंह क्यों उतरा है सुनील? यार, वैसे ही हमें किसी के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहिए, पर आज सुबह मैंने देखा मेरी मैडम के बाएं गाल पर चोट लगी है। गहरी नीली चोट थी। वे बार बार रुमाल से उसे छिपा रही थीं। रास्ते भर रोती रहीं, धीरे धीरे किसी से बात कर रही थीं। शायद झगड़ा हुआ होगा। उनकी बेटी भी आई हुई है। शराब पीकर साहब राक्षस बन जाता है, जोर जोर से चिल्लाता है। मैडम ने भी अपने आप को बचाने के लिए धक्का मार दिया था। बता रही थी कि भद्दी गालियों के अलावा कोई बात ही नहीं करता। अपनी माँ या भाई से कह रही थी कि मैं कब तक सहन करूं और क्यों करूं। घर मैंने बनवाया, बच्ची को मैंने पढ़ाया, कमाती मैं हूँ, बावजूद इसके पति होने का हक जमाता है। पूरे दिन सज धज कर दूसरी औरतों के साथ अय्याशी करता है। पति है, इसीलिए उसको हक है कि वो जो भी चाहे सो करे, जो चाहे सो कहे। बेचारी बहुत दुखी और परेशान है। उनकी हालत देख के मेरा मन दुखी हो जाता है। इससे अच्छे तो हम लोग हैं जो 4 पैसे कमाते हैं, घर जाते हैं, बीवी बच्चों के साथ जो मिलता है खाते पीते हैं। इनकी तरह पाखंडी तो नहीं है, दूसरों के सामने कुछ, अकेले में कुछ और। बाहर से पढ़े लिखे सभ्य बनते हैं, लेकिन इनकी जुबान गंदी और अश्लील है। ये अपनी पत्नी को पत्नी नहीं, कमाऊ दूध देने वाली गाय समझते हैं। सुनील गुस्से से बोले जा रहा था। अनिल भाई नहीं दिख रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी लेकर गया है, उसकी लड़की का एडमिशन होना है। मैंने कहा था यहीं लेकर आ जाओ, पर अभी वो फैमिली को लाना नहीं चाहता। कह रहा था बड़े शहर में बड़े खर्चे होते हैं, थोड़ी बहुत खेती है, उसी के भरोसे बीवी बच्चों को छोड़ रखा है। चलो, चाय पी कर आते हैं। बहुत बातें हो गई हैं। तुम्हारी मैडम के टेंशन हमारी तरह नहीं है, रोटी कपड़े और एक मकान के लिए। वे खाते पीते दुखी हैं, परेशान हैं। हम खाने पीने के लिए परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मनोज ने कहा। हम थोड़ी ना पूछने जाते हैं उनसे उनकी बातें, कान में रुई भी तो नहीं लगा सकते। कार में बैठकर वे बातें करती हैं जो हमें सुनाई देती हैं। रघुवर को क्या हुआ?
1 हफ्ते से नहीं आ रहा। उसकी मैडम के साहब की तबीयत खराब है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, अस्पताल में हैं। मैडम आजकल वहीं रहती हैं। बेचारी की आंखों से आंसू नहीं सूखते, इतना रोती हैं। भगवान पता नहीं किसको किस बात की सजा देता है। कितनी सज्जन महिला है। दीपावली पे सारे ड्राइवरों को मिठाई दी थी, अब देखो तो अकेली परेशान है। जब तक कोई वहाँ जाता नहीं है तब तक मैडम हिल नहीं पाती हैं। कल हमारी मैडम को बता रही थी कि उनकी लड़की बाहर पढ़ रही है, रिश्तेदार कभी कभार आ पाते हैं। एक लड़का रखा था, वो भी छुट्टी पर गया है। दूसरा अटेंडर जब तक नहीं आता तब तक वे हिल नहीं सकती। क्षणों तक खामोशी छाई रही। एक काम करें, अगर आप सबको मेरा आइडिया पसंद आए, इंसानियत के नाते हम कुछ कर सकें, तो हम लोग एक एक दिन जाकर उनके साहब के पास रुक सकते हैं। भले ही 1-1, 2-2 घंटे के लिए। कम से कम वे आराम तो कर पाएंगी, घर बाहर के काम निपटा सकेंगी। मनोज का दिया आइडिया सबको पसंद आया। हमेशा मैडम लोग ही हमारे लिए क्यों कुछ ना कुछ करें, हमको ही गिफ्ट दें, पैसा दें, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। हमारा भी तो फर्ज बनता है। क्यों भाई लोग, बनता है या नहीं? सचमुच दूसरे दिन से उन्होंने अपनी अपनी पारी शुरू कर दी, यानी हॉस्पिटल में 1-1 दिन की ड्यूटी। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई एक छोटी सी कहानी, मैडम जी। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी, जो हमारे रोज़मर्रे के जीवन से जुड़ी हुई है। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।